अच्छा, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम जो विश्व की प्रमुख जनजातियां जो पढ़ रहे थे उसमें सबसे महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय वनों में उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखीय वनों में निवास करने वाली पिग्मी जनजाति के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। पिग्मी जनजाति, पिग्मी शब्द का मतलब होता है बौने कद वाला, छोटे कद वाला। तो पिग्मी जनजाति के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पिग्मी जनजाति कहाँ रहती है, कैसी उनकी अर्थव्यवस्था है, कैसी उनकी सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है, क्या उनकी अर्थव्यवस्था है, किस प्रकार उस पर आधुनिक एक तरह से सभ्यता का प्रभाव पड़ा है। तो ये इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा स्कीम के बारे में देख लेते हैं। पिग्मी समुदाय, क्योंकि ये बहुत ही सीमित मात्रा में निवास करने वाले विश्व जो है ना भूमध्य रेखीय वनों में निवास करने वाले लोग हैं। इन्हें जो कह सकते हैं कि जायरे बेसिन या कांगो बेसिन के भागों में इनको पिग्मीज कहते हैं, अमेजन बेसिन में इनको रेड इंडियंस कहते हैं, और बोर्नियो में इन्हें कहते हैं कि पुनान लोग कहते हैं, और पापुआ न्यू गिनी में इन्हें पापुआन कहते हैं। इस तरह से इनके अलग अलग नाम हैं जो अलग अलग अंचलों में, अलग अलग प्रदेशों में निवास करने वाले लोग होते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग विश्वोत्तरीय कांगो बेसिन में निवास करने वाले इस पिग्मी जाति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें उसी के बारे में हमारा फोकस रहेगा। तो चूँकि सबसे पहली बात है कि जंगलों में रहने वाले हैं और इनका व्यवसाय का स्वरूप क्या है, इनकी अर्थव्यवस्था क्या है, समाज संस्कृति क्या है, इनके विभिन्न पहलुओं पर एक के बाद एक हम चर्चा करते रहेंगे। सबसे पहली बात है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय हम लोग बात करेंगे कि ये जनजाति है जो विश्वोत्तरीय उष्णकटिबंधीय वनों में निवास करने वाली एक जनजाति है, जिसका आकार बहुत छोटा होता है और छोटे कद के कारण इनको पिग्मी कहते हैं, बोने कद वाला इनको कहा जाता है। और ये अपने आदिम तौर तरीकों के हिसाब से ही जानी जाती है। इनकी आधुनिक संस्कृति में जब दुनिया चांद और मंगल पर पहुंच रही है, उस समय भी ये लोग अपने परंपरागत औजारों के साथ में, तीर कमान और भाला धनुष के साथ में, ये लोग अपने शिकार करके अपना जीवन भरण कितना एक तरह से जीवन यापन करते हैं, भरण पोषण करते हैं। तो इस तरह की जनजाति के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये जनजाति जो महत्वपूर्ण जनजाति है कांगो बेसिन की, इस कांगो बेसिन की जनजाति की शारीरिक बनावट कैसी है तो हम देखते हैं। ये शारीरिक बनावट इस जनजाति की, चूँकि इसके नाम से स्पष्ट है पिग्मी जाति, पिग्मी मतलब छोटा कद वाला या बोने कद वाला, तो इनका कद जाहिर सी बात है छोटा है। तो छोटा कद कितना है, इसमें पुरुषों की हाइट होती है 150 सेंटीमीटर 150 cm, और महिलाओं की होती है 140 सेंटीमीटर। तो हमें जैसे पता चला कि छोटे कद वाले हैं तो इनकी लंबाई कम होती है, महिलाओं की 140 सेंटीमीटर और पुरुषों की 150 सेंटीमीटर। ये निग्रिटो के लोग होते हैं। जैसे हमने विश्व की प्रजाति वर्गीकरण पढ़ा था, डिफिकल्ट मोले का पढ़ा था हमने। इस पहला वर्गीकरण जो करते हैं निग्रिटो प्रजाति, उस निग्रिटो प्रजाति के लोग कौन है, ये पिग्मी लोग हैं। अच्छा, ये पिग्मी लोग जो निग्रिटो जनजातियों नेग्रिटो उस प्रजाति से ताल्लुक रखते हैं, तो इसका मतलब है कि ये दुनिया की सबसे प्राचीन डिफिकल्ट महोदय के अनुसार प्रजाति है, जो हम सेंट्रल एशिया से ओरिजिन होकर दुनिया के सुदूर भागों में ये अवस्थित है। तो इनके शारीरिक संरचना के बारे में जाना, और ये फुर्तीले होते हैं, चुस्त होते हैं, दक्ष शिकारी होते हैं, क्योंकि इनका माहौल इस तरह का है कि इनकी चुस्त फुर्तीले और अगर दक्ष शिकारी नहीं होंगे तो इनको अपने भोजन बनाने में या इनके शिकार करने में बहुत काफ़ी कठिनाई आएगी। इसलिए इनका दक्ष और दक्ष शिकारी के रूप में और चुस्त और फुर्तीले शरीर के कारण की पहचान है। ये वितरण कहाँ है, इनका वितरण है, इसके चार पिग्मी है जो कांगो बेसिन पाई जाने वाली पिग्मी है, उनके चार प्रकार है, चार वर्ग हैं। ये चार वर्ग हैं, इनका नाम है, हम लोग देखते हैं इनके चार नाम हैं। इसमें हम लोग कहते हैं तवा, मबूती, बिंगा और गजरा। चार चीजें हैं, देखिए, एक
तवा भभूति बिंगा घसेरा। ये तवा जो जैसे जिस बात की बात करते हैं, तवा है जो जैसे प्रजाति है इसकी उपजाति है, ये रहती है विषुवत रेखा के आसपास। ये इनका वितरण मूल जो देखा जाए तो हम लोग 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इनके बीच में ये निवास करते हैं। तो 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में इनका रहना होता है। और ये जो है ये यहाँ रहते हैं इसी भूमध्य रेखीय के आसपास, इसी के आसपास यानी 0 डिग्री के आसपास ये लोग रहते हैं। मबूती लोग हैं, ये क्या है कि इससे ऊपर की ओर रहते हैं। ये जो उत्तरी भाग है इस विषुवत रेखा के ऊपर की ओर का भाग है वहाँ रहते हैं। और ये बिंगा और गजेरा है ये दक्षिणी भागों की तरफ निवास करते हैं। यहाँ की तरफ 1 2 3 और ये हिमालय 4 है, ये 4 भाग हैं। तो हम लोगों ने चारों तरफ दिखाने की कोशिश की है कि तवा है जो विषुवत रेखा के भागों में है, मबूती उत्तरी भागों में है, बिंगा और गजेरा नीचे दक्षिणी भागों में निवास करते हैं। अच्छा, इसके अलावा 4 नदी वर्ग हैं। ये कांगो नदी की सारी नदियां हैं, बेसिकली अरुगुमी, इपुरी, ओग और कसाई नदी, ये 4 नदियां हैं। इन 4 नदियों के भागों में उन जगह पर निवास करते हैं जो समीपवर्ती धरातल से 300 या 400 मीटर ऊंचा हो। कहाँ निवास करते हैं, इनका वितरण कहाँ है? कांगो नदी की सहायक नदी है अरुगुमी, इपुरी, ओग और कसाई नदी। इन नदियों के किनारे ये उन भागों में निवास करते हैं जो 300-400 मीटर कम से कम ऊंचे हो। तो ये ऊंचाई का भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है, क्योंकि ऊंचाई कम हो गई तो वहाँ पर नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जीवन यापन में या निवास करने में कठिनाई उत्पन्न करती है, इसलिए ऊंचे भागों में ये निवास करते हैं। अच्छा, हमने देखा अब जलवायु कैसी है, इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, क्योंकि जलवायु के बगैर समझे हम इनके बारे में ज़्यादा इनके जीवन में आने वाली प्रतिकूल स्थितियों का अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि जलवायु विषुवत रेखा के आसपास देखिए 3 डिग्री दक्षिण की तरफ है, उत्तरी से 3 डिग्री दक्षिण की तरफ, यानी कि ये वो भाग है जो डोलड्रम में आता है। भूगोल में हमने डोलड्रम पढ़ा, शांत पेटी, उस शांत पेटी में जहाँ पर हवाएं संवहनी तरंगों के रूप में ऊपर उठती है, वो जगह। तो इस जगह पर क्या है कि बहुत ही ज़्यादा एक तरह से उष्ण और नमी वाली, एक तरह से ना उष्ण, गर्म और आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण जीवन यापन में बहुत कठिनाई होती है। ये शायद कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे उष्णार्द्र भागों में निवास करने वाली जनजाति है। तो बहुत मुश्किल कर, वहाँ पर प्रजाति विविधता बहुत ज़्यादा है, घनघोर गुप्त जंगल होते हैं। कांगो के जंगलों का कभी आप टीवी पे या कहीं आपको यूट्यूब पे कहीं सर्च करने का मौका मिले तो कांगो के जंगल सर्च करना, बहुत ही घनघोर जंगल होते हैं। इवन यहाँ से कहें कि 5 मीटर बाद 10 मीटर बाद में उनकी दृश्यता नहीं रहती है इतनी, क्योंकि वहाँ पर वनों के 5 मैदान पाए जाते हैं। उसके अलावा लताएँ और महालताएँ वहाँ पर रहती है, जमीनी वनस्पति से लेकर के बहुत लंबे लंबे पेड़ भी वहाँ मौजूद होते हैं। तो उन सभी प्रजातियों की वनस्पति की उपस्थिति के कारण वहाँ पर, और सबसे बड़ी बात है कि वर्षा 250 सेंटीमीटर ज़्यादा होती है। जैसे हमने विषुवत रेखा के सदाबहार वनों के बारे में पढ़ा है ना, कि वहाँ पर तापमान तो होना ही होना चाहिए, उच्च तापमान, तो उसके अलावा 250 सेंटीमीटर वार्षिक से ज़्यादा वर्षा होनी चाहिए। तापमान उच्च बना रहता है, यहाँ की रात्रियाँ ही यहाँ का शीतकाल होती है, तो यहाँ की एक प्रचंड प्रतिकूल दशाएं मौजूद होती है जीवन यापन के हिसाब से। तो उन प्रतिकूल दिशाओं में ये निवास करते हैं। तो जैसे कि अब इन प्रतिकूल दिशाओं के इसका प्रभाव, क्योंकि ये पर्यावरण की प्रतिकूल दशाएं मानव के विकास और उसकी प्रगति को कंट्रोल करती है, उसको नियंत्रित और नियमित करती है। कौन से जलवायु की प्रतिकूल दशाएं मानव की प्रगति को नियमित और नियंत्रित करती हैं, और इन्होंने बहुत हद तक मानव विभिन्न जनजाति को बहुत हद तक अपने वश में कर रखा है। और क्योंकि जब आदमी की बुनियादी जरूरतें यहाँ पर नहीं पूरी हो पाएगी तो जाहिर सी बात है वो सभ्यता और संस्कृति के उच्च स्तरों के बारे में वो सोच नहीं पाएंगे। अच्छा, आवास किस प्रकार होता है? आवास, इनके बारे में हम बात करें तो आवास इनका एक पैटर्न माने, क्योंकि मधुमक्खी के छत्ते के आकार का होता है।
मधुमक्खी के छत्ते के आकार का एक साथ छोटे 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 इनकी आवास होती हैं और 15-20 एक तरह से परिवार साथ रहते हैं। एक अपना इनका 15-20 परिवारों का एक समूह होता है, वो अपने साथ रहता है। उसमें क्या होता है कि लगभग 1.5 मीटर ऊंची एक तरह से इनकी अपनी झोपड़ी बनाते हैं और उसका व्यास सिर्फ 2 मीटर होता है। 1.5 मीटर की ऊंची झोपड़ी होगी 1.5 मीटर की, और यूं 2 मीटर उसका व्यास होगा, यूं व्यास होगा 2 मीटर का, 2 मीटर का, और ये 1.5 मीटर की ऊंचाई होगी, है ना, और ये 2 मीटर का व्यास होगा। और इस तरह से बीच में नमी से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एक मचान नुमा बना लेते हैं। और इस छोटे से ही घर में जैसे 2 मीटर इसका व्यास हो, हम सोच सकते हैं कि 2 मीटर का व्यास कितना होता है। तो इस छोटे से भाग में क्या करते हैं ये लोग, अपने आपको नमी से बचाने के लिए एक मचान बनाकर उसके ऊपर घास फूस डाल देते हैं, और इनका घास फूस का ही बिस्तर होता है, और उसी पर अपना ये जीवन यापन करते हैं। ये इनके लिए कोई स्लीप वेल के बेटर से नहीं मिलते, ये बहुत ये एक तरह से कहीं विकास क्रम में सबसे पिछड़े और सबसे वंचित समुदायों में से एक माना जा सकता है, जिनके पास में बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं, यानी कि आदिम तरीकों से ये जीवन यापन करते हैं। अच्छा, ये है 15-20 इनके मकान आसपास यूं 1 2 3 4 इस तरह से करके, ये तो इस तरह से मधुमक्खी का छत्ता होता है ना जिस तरह का, तो उस तरह का उनका मधुमक्खी के छत्ते के आकार का इनके आदिवासियों का प्रतिरूप होता है। तो अब हम बात करते हैं समाज और संस्कृति और परंपराओं के बारे में। तो हम समाज, संस्कृति और परंपराओं के बारे में बात करते हैं। उसके लिए क्योंकि जिस तरह का जलवायु होगी, जिस तरह का वहाँ का एक तरह से कहते हैं भौगोलिक दशाएं होंगी, उसी का उसका प्रभाव समाज, संस्कृति और परंपराओं पर भी पड़ता है। हाँ, इनके समाज में क्योंकि जलवायु का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, ये प्रकृतिवादी होते हैं, जादू टोनों में विश्वास करते हैं, ये लोग अपना इनका एक तरह से कहें कि खुद का अपना मनोरंजन की गतिविधियों में खूब भाग लेते हैं। ये कई बार तो पूरी रात्रि ये लोग नाच गान में ही गुजार देते हैं। तो ये इनके समाज, संस्कृति और परंपराएं काफ़ी विशेषताएं हैं। इसके अलावा इनके विवाह हैं, वो एक तरह से कहें कि बहनों के बदले में पत्नियां प्राप्त करते हैं। इनका एक इस तरह का बना हुआ है कि किसी को अपनी बहन की शादी करेंगे और वहीं से अपने लिए पत्नी लेकर के आएंगे, इस तरह इनका बना हुआ है। इनके समुदाय में बहुविवाह का प्रचलन है, लेकिन यहाँ पर एक किसी मुखिया की मौजूदगी का किसी परिवार में इसका कोई उल्लेख नहीं। झगड़ों का ये आपसी बातचीत और मध्यस्थता से ही ये अपने झगड़ों का निपटारा करते हैं। और एक तरह से कहें कि ये समुदाय अपनी इनकी कोई विशिष्ट ऐसी परंपराएं ज़्यादा है नहीं कि इनके कारण इनका कोई सामाजिक संरचना विकसित हो पाया हो, इस तरह हो पाई हो। तो इन चीज़ों पर चर्चा करने के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, क्योंकि इनकी जीवन में भोजन जुटाना और उसको खा करके और अपना जीवन निर्वहन करना, यही एक प्राथमिक और महत्वपूर्ण एक तरह से कह सकें हम लोग कि आधार बन गया है। यानी कि अगर हम भोजन बना करके अगर जुटा करके भोजन बनाते हैं, ये भोजन बनाना और जुटाना ही इनकी संस्कृति का भाग है, इनकी अर्थव्यवस्था का आधार है। यानी कि एक तरह से आखेट केंद्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सी है? आखेट केंद्रित अर्थव्यवस्था है। आखेट केंद्रित, ये आखेट केंद्रित अर्थव्यवस्था है। इसके कारण क्या होता है, आखेट केंद्रित अर्थव्यवस्था है जो ये एक तरह से तय करती है कि इनका अर्थव्यवस्था स्वरूप क्या होगा। क्योंकि ये शिकार करेंगे जानवरों का, चाहे छोटे जानवरों चाहे बड़े जानवरों, तीन कौवा धनुष वाला, इनसे ये लोग शिकार तो कर लेते हैं, चाहे छोटे जानवर का लेकर के बड़े से बड़े हाथी का, क्योंकि दक्ष शिकारी होते हैं। लेकिन इनमें एक व्यापार, विनिमय, संग्रहण की प्रवृत्ति का अभाव होता है। ये अपने लिए बहुत ज़्यादा संग्रहित नहीं करते हैं चीज़ों को, ये जितना अपनी जरूरत होती है उसके साथ शिकार करके खा लेते हैं और अपना जीवन निर्वहन करते हैं। इस पर हाँ, इनके लिए केला एक बहुत प्रिय वस्तु होती है, केला बहुत ज़्यादा खाते हैं। और ये केले के बदले में एक और चीज़ इनके लिए आती है, एक मौन व्यापार आता है, साइलेंट ट्रेड, मौन व्यापार इसको कहते हैं हम लोग
साइलेंट ट्रेड होता है। ये मौन व्यापार क्या होता है, ये निकटवर्ती हुतू जनजाति और जो बांटू लोग हैं, बांटू यहाँ के आसपास के स्थानीय कृषक समुदाय हैं उनको करते हैं। तो उनके साथ क्या करते हैं, ये उनके खेतों से उनके जो केला के बागान होते हैं, बाग होते हैं, उनसे ये केले ले आते हैं, उसके बदले मांस या कोई दूसरी वस्तुएं शहद वगैरह वहाँ रख करके आ जाते हैं और उसके बदले में इस तरह की चीज़ें लेकर के आते हैं। तो इनका एक साइलेंट ट्रेड होता है। इसके अलावा ये कृषि नहीं करते, ना ही पशुपालन करते हैं। ये पूर्णतः वनोपज और एक तरह से कह रहे हैं कि आखेट पर आधारित समुदाय है। तो इनकी अर्थव्यवस्था का कोई विस्तृत स्वरूप नहीं है। एक इनमें हाँ एक हो रही वस्तु विनिमय की साइलेंट ट्रेड है, ये वस्तु विनिमय के रूप में ही होता है। ये बार्टर सिस्टम है, यहाँ पर विनिमय का मौद्रिक विनिमय नहीं चलता है, यहाँ पर एक वस्तु विनिमय है। आपको कुछ चीज़ देंगे और कुछ चीज़ वापस ले आएंगे। और ये निकटवर्ती जनजाति के साथ में रहते रहते इन्होंने वहाँ की भाषाएं भी सीखी है। और लेकिन मौन ट्रेड भी यहाँ पर, मौन व्यापार है वो भी यहाँ पर प्रचलित है। तो एक तरह से कहें कि जो अर्थव्यवस्था है यहाँ की, ये अर्थव्यवस्था आखेट केंद्रित है, मौन व्यापार प्रचलित है। और ये क्या करते हैं कि केले और कुछ अन्य पदार्थों के बदले शहद और शिकार या मांस का हिस्सा वहाँ पर रखते हैं और केला जाते हैं। इनकी भूख बड़ी तेज होती है। ये एक एक पिग्मी जो छोटे से कदर देखने वाला 50-50 केले एक बार में खा जाते हैं। तो ये एक तरह से जो कह सकते हैं ना, उसकी जो कहते हैं उधर की अग्नि होती है, पेट की आग बहुत बहुत तगड़ी होती है। ये क्या भोजन की यानी सकें कि जो डाइट है इनकी वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये हाथी जैसे जानवरों का शिकार बड़ी फुर्ती के साथ में कर लेते हैं। वह ये पहले हाथी की आँख को फोड़ करके, आँख को अंधा करके हाथी को कैसे देखने से वंचित करते हैं और फिर उसके बाद में भाला और तीर धनुष से ये लोग शिकार करते हैं। अच्छा, आधुनिक सभ्यता का प्रभाव, क्योंकि देखिए आधुनिक सभ्यता से दुनिया कोई भी जनजातीय वर्ग या आदिम जाति खानाबदोश समुदाय वंचित नहीं रहा है। कहीं ना कहीं उनका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो ये आधुनिक सभ्यता है, उनसे कहाँ तक इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, क्योंकि इसके आसपास एक तरह से जो बांटू लोग हैं, जो बांटू निग्रो लोग हैं, सूडानी लोग रहते हैं, उनके आसपास ये रहते हैं। तो वहाँ पर बांटू या हुतू लोगों से ये जुड़े हैं, उनकी भाषाएं सीखी है, उनके हिसाब से ये थोड़ा बहुत बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन इनका मूल तरीका जो शिकार केंद्रित था वो अभी तक बदल नहीं पाया है। हाँ, एक उपनिवेशवाद का जो दौर आया था, इसमें जो यूरोपीय लोगों का अफ्रीका में आगमन हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, इन लोगों की भूमिकाएं जो एक शिकार केंद्रित अर्थव्यवस्था थी या आखेट केंद्रित अर्थव्यवस्था थी, वो बदल करके इनकी अर्थव्यवस्थाएं एक तरह से कहें कि ये गाइड के रूप में, खनन मजदूर के रूप में, और एक तरह से कहें कि जो बाहर गाइड होटलों के रूप में काम करने वालों के रूप में इनकी भूमिकाएं बदल गई हैं। तो ये धीरे धीरे एक आधुनिक संस्कृति का प्रभाव इनमें आ रहा है। और लेकिन क्योंकि इनका माहौल बहुत दुरूह है, इनके यहाँ पर जो ये उष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ की है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, उष्ण और तप जलवायु है, उसमें जीना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पर तमाम तरह की बीमारियाँ मौजूद रहती हैं। उसके कारण इनकी जीवन प्रत्याशा बहुत ज़्यादा नहीं है। इनकी जीवन प्रत्याशा 40 तक है, जो शायद दुनिया में सबसे कम जीवन प्रत्याशा वाले लोगों में गिनने जाते हैं। क्योंकि 40 से कम जीवन प्रत्याशा यानी बहुत कम इनकी जीवन प्रत्याशा होती है। और तमाम तरह की बीमारियाँ, मौसमी बीमारियाँ यहाँ की रहती है, मलेरिया रहता है और सीसी मक्खी रहती है। इनके कारण ये लोग बहुत ज़्यादा जी नहीं पाते हैं और इनका प्रतिकूल स्वास्थ्य रहता है, भोजन की कमी रहती है। इसके कारण ये कम ही संख्या में लोग बचे हैं और आज इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। 50,000 से भी इनकी आबादी पूरे जायरे और कांगो बेसिन की बात करें तो 50,000 से भी कम आबादी के लोग बचे हैं। तो इस प्रकार आधुनिक सभ्यता का भी इस पर प्रभाव आया, लेकिन ये कम आया है। हमें चाहिए कि इन लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया जाए, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से, एक वैज्ञानिक ढंग के साथ में किया जाए, नहीं कि ये अपने मौलिक वातावरण के साथ में एडजस्ट होने की बजाय अगर नए माहौल में एडजस्ट कर ही नहीं पाए तो उनको धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से इनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने एक पिग्मी जनजाति है उसका पढ़ा है, ये कहाँ पर, एक सामान्य परिचय क्या है, इनकी सारी बनावट किस प्रकार की है,
अच्छा, ये लोग, इनका रंग होता है वो चॉकलेटी रंग होता है। ये हम लोग काला नहीं कह सकते, इनको चॉकलेटी रंग कहते हैं, चॉकलेटी रंग होता है। लेकिन ये सूडानी और जो बांटू लोग हैं उनकी तुलना में कम काले होते हैं। अच्छा, वितरण कहाँ है? कांगो नदी के आसपास 3 डिग्री दक्षिण से 3 डिग्री उत्तर के बीच में जो कहते हैं अरोहिणी, जो कह सकते था आगू और कसाई, है ना, और इस तरह की नदियों के बीच बेसिनों में ऊंचाई वाले भागों में निवास करते हैं। जलवायु उष्णोत्तर जलवायु है यहाँ की। पूर्वी समुद्र के आवास छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते प्रतिरूपी आवास रहते हैं इनके। सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं जब निजामी अर्थव्यवस्था ये आर्थिक केंद्रित है, और आधुनिक सभ्यता का प्रसार भी थोड़ा बहुत प्रभाव भी देखने को आजकल मिल रहा है। अब हम आगे हमारी क्लास में दूसरी जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, वो है किर्गिज। आज के लिए धन्यवाद।